हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 3 अगस्त 2024 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीपी की परीक्षा हो, यूपीएससी हो, एसएससी की परीक्षा हो, अगर वहाँ पर करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से आपको पूरे का पूरा बेनिफिट मिलने वाला है और यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरा बेनिफिट मिले। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस कब मनाया गया? यानी कि जो दादरा एवं नगर हवेली है जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, तो दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो ए ऑप्शन है 26 जुलाई, बी ऑप्शन है 1 अगस्त, सी ऑप्शन है 2 अगस्त और डी ऑप्शन है 6 अगस्त। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्येक वर्ष 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया जाता है। आगे हम बात करेंगे क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है। तो आप यहाँ पे आर्टिकल में भी देख सकते हैं, दादरा एंड नगर हवेली लिबरेशन डे या दादरा और नगर हवेली मुक्ति दिवस जो कि 2 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 अगस्त को मनाया जाता है। आगे अगर हम बात करें तो दादरा नगर हवेली जो मुक्ति दिवस है यह प्रत्येक वर्ष 2 अगस्त को मनाया जाता है। दादरा नगर हवेली जो है ये 2 अगस्त 1954 के दिन पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। यानी कि जो पुर्तगाली थे, यानी भारत तो हमारा आज़ाद हो गया था पहले ही, लेकिन जो दादरा एवं नगर हवेली है यहाँ पर 2 अगस्त 1954 तक जो पुर्तगाली थे उनका कब्जा था। इसीलिए 2 अगस्त 1954 को जो पुर्तगालियों से दादरा एवं नगर हवेली जो है इसको आज़ाद करवाया गया था, इसीलिए 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली जो है मुक्ति दिवस वो मनाया जाता है। आगे अगर बात करें तो वर्ष 2020 से पहले यह जो दादरा और नगर हवेली है यह एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, लेकिन अब वर्तमान में दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव ये एक ही में मिला दिए गए हैं और इनको एक अलग नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार में कहाँ एम्स के निर्माण को मंजूरी दी है? यानी कि जो केंद्र सरकार है उन्होंने बिहार में कहाँ पर एम्स के निर्माण को मंजूरी दी है और यह बिहार का सेकंड एम्स होने वाला है, दूसरा एम्स होने वाला है। तो ए ऑप्शन है दरभंगा, बी ऑप्शन है गया, सी ऑप्शन है सिकंदराबाद और डी ऑप्शन है पटना। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए दरभंगा, यानी बिहार के दरभंगा में नए एम्स के निर्माण की मंजूरी मिल गई है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं एम्स दरभंगा। और आगे अगर हम बात करें तो बिहार के दरभंगा में एम्स निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। कहाँ पर यह बनेगा? तो बिहार के दरभंगा जिले की सोभन स्थित बाईपास के पास, यानी कि जो सोभन जगह है दरभंगा जिले में, वहाँ पर स्थित जो बाईपास है वहीं के पास में जो एम्स है इसका निर्माण किया जाएगा। बात करें तो यह 25 बेड का एक नया अस्पताल बनेगा जो कि 2742.04 करोड़ रुपए की इसमें लागत आने वाली है। इतनी की यह योजना बनाई गई है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूकी भांभरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता? यानी कि जो यूकी भांभरी हैं जो कि भारत के रहने वाले हैं, ये भारत के प्लेयर हैं। इन्होंने और फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी इन्होंने मिल करके पुरुष युगल में कौन सा खिताब जीता हुआ है? तो ए ऑप्शन है फ्रेंच, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलियन, सी ऑप्शन है स्विस ओपन और डी ऑप्शन है विंबलडन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्विस ओपन खिताब जो है वो यूकी भांभरी जो कि भारत के हैं और फ्रांस के रहने वाले अल्बानो ओलिवेटी, इन दोनों ने पुरुष युगल का खिताब जीता हुआ है। आगे अगर हम बात करें तो भारतीय पुरुष टेनिस खिलाड़ी जो हैं यूकी भांभरी, इन्होंने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ साझेदारी में 2024 के स्विस ओपन गस्टार्ड पुरुष युगल का खिताब जीता हुआ है। यानी कि इन्होंने यह खिताब पुरुष युगल में, युगल का मतलब क्या होता है? जोड़े में, और पुरुष का मतलब ऐसे जोड़े जिनमें 2 प्लेयर्स मेल प्लेयर्स ही खेलते हैं। तो स्विस ओपन या पुरुष युगल का खिताब इन्होंने जीता हुआ है। किसने? यूकी भांभरी और अल्बानो ओलिवेटी ने। बात करें यह कब आयोजित हुआ? तो 15 से 21 जुलाई 2024 को आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित किया गया? तो यह स्विट्जरलैंड के गस्टार्ड शहर में यह आयोजित किया गया। यूकी भांभरी का यह तीसरा ATP खिताब है, यानी कि यूकी भांभरी जो हैं उनका यह तीसरा खिताब है टेनिस का। और आगे बात करें इनका जो पहला खिताब था वह स्पेन में 2023 में
मोलोरका ओपन युगल का इनका ये पहला खिताब था और ये अब इनका तीसरा खिताब है। यह जो स्विस ओपन हुआ इसका यह 56वां संस्करण था, यानी कि 56वां संस्करण आयोजित किया गया। और इसकी शुरुआत कब हुई थी स्विस ओपन की, तो ये उसकी शुरुआत हुई थी 1915 में और इस बार का जो संस्करण है वह 56वां संस्करण आयोजित किया गया। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ए ऑप्शन है चेन्नई, बी ऑप्शन है सूरत, सी ऑप्शन है भोपाल और डी ऑप्शन है नई दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नई दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 का आयोजन किया गया है। आगे अगर बात करें तो शिक्षा मंत्रालय ने 19 जुलाई को नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर ऑडिटोरियम में, यानी अगर पूछा जाए कहाँ पर हुआ तो नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर ऑडिटोरियम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन की चौथी वर्षगांठ मनाई गई। यानी कि वहाँ पर इसका आयोजन अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 का आयोजन किया गया नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर ऑडिटोरियम में। इस दौरान भारतीय भाषाओं को सीखने की सुविधा देने वाला तमिल चैनल भी लॉन्च हुआ। यानी कि इसके दौरान यानी अखिल भारतीय शिक्षा समागम की ये जो बैठक हुई है, जो आयोजन किया गया, इसके दौरान भारतीय भाषाओं को सीखने की सुविधा देने वाला तमिल चैनल भी लॉन्च किया गया। और 10 दिन बिना बैग से स्कूल जाने की गाइडलाइन समेत दृष्टिबाधित शिक्षकों के ब्लू बुक पुस्तक अब ब्रेल और ऑडियो में भी जारी किए गए। यानी कि जो 10 दिन बिना बैग, यानी बिना बैग के जाने की स्कूल जाने की जो बात कही जाती है ताकि बर्डन कम से कम हो सके, इसकी गाइडलाइन जारी की गई। और इसकी गाइडलाइन के साथ ही साथ जो दृष्टिबाधित शिक्षकों के जो ब्लू बुक पुस्तक हैं अब वह ब्रेल और ऑडियो में भी जारी की जाएंगी। इस अखिल भारतीय शिक्षा समागम के अवसर पर इन सभी चीज़ों में बदलाव किया गया और ये नई चीज़ें लॉन्च भी की गई। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? तो ए ऑप्शन है यूएई, बी ऑप्शन है फ्रांस, सी ऑप्शन है जापान और डी ऑप्शन है इटली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जापान में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई। आगे अगर हम बात करें, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वाड ग्रुप है पूरा, जिसमें से ये जयशंकर प्रसाद जी हैं अपने यहाँ भारत के विदेश मंत्री। आगे बात करें तो जापान की राजधानी टोक्यो है, यहाँ पर क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई। और क्वाड देशों के अंतर्गत कौन कौन आता है, जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये जो देश हैं ये क्वाड देश हैं। और इन 4 सदस्य देशों, जिनमें से भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की क्वाड बैठक हाल ही में जापान के टोक्यो में संपन्न हुई। वहीं पर यानी जापान के टोक्यो में इन क्वाड देशों, क्वाड का मतलब कह सकते हैं 4 देशों का ऐसा समूह है जो कि जिसमें भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका, इन 4 देशों का यह एक समूह है। और इसकी ही बैठक कहाँ की गई? इसकी बैठक जापान के टोक्यो में आयोजित की गई। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को 40,000 करोड़ रुपए के झींगे निर्यात किए हैं? यानी कि भारत ने ऐसे किस देश को 40,000 करोड़ रुपए के झींगे, यानी जो झींगा होता है उसको निर्यात किया गया है? तो ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और डी ऑप्शन है कनाडा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमेरिका को भारत ने 40,000 करोड़ रुपए के झींगे निर्यात किए हैं। झींगा आप जानते ही होंगे, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। और आगे बात करें तो भारत ने अमेरिका को 40,000 करोड़ रुपए के झींगे निर्यात किए हैं। भारत और अमेरिका को 40,000 करोड़ रुपए के झींगे निर्यात करता है, जिसमें से 90% जलीय कृषि झींगे हैं, यानी कि जिनमें से 90% जो है वह जलीय कृषि झींगे हैं और 10% जंगली पकड़ी गई झींगा होती हैं। और जिसमें से जो 10% होते हैं वह जो जंगली पकड़ी हुई जो झींगा होती हैं उनको मतलब भेजा जाता है, उनका निर्यात किया जाता है। और 90% जो होते हैं वो जलीय कृषि, क्या मतलब इनकी मतलब कह सकते हैं इनको पालन किया जाता है। 90% जलीय कृषि झींगा जो झींगा होते हैं उनको निर्यात किया जाता है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया? तो ए ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, बी ऑप्शन है शिवराज सिंह चौहान,
सी ऑप्शन है मनोहर लाल खट्टर और डी ऑप्शन है दीपेंद्र हुड्डा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मनोहर लाल खट्टर जी ने राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया हुआ है। आगे अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, इन्होंने REC लिमिटेड के 55वें स्थापना दिवस पर गुरुग्राम स्थित REC का जो मुख्यालय है वहां पर राष्ट्रीय फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है, यानी कि NFMS का उद्घाटन किया है। और इसका जो उद्देश्य है वह पूरे भारत में लगभग 2.5 लाख 11 kV फीडरों की विद्युत आपूर्ति कटौती और समग्र स्थिति पर वास्तविक समय का डेटा प्रदान करना है, यानी कि जो पूरे भारत में बिजली की जो आपूर्ति होती है, जो कटौती होती है, इन सभी चीज़ों पर निगरानी रखी जा सकेगी और वास्तविक समय का डेटा प्रदान किया जा सकेगा। इसीलिए राष्ट्रीय फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर किया गया है? तो ये गुरुग्राम में किया गया है और कहाँ पर जो REC का मुख्यालय है वहाँ पर किया गया है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की नौसेना दिवस परेड में भारतीय युद्धपोत INS तबर शामिल हुआ? यानी कि जो भारत का जो INS तबर है वह किस देश की नौसेना परेड में शामिल किया गया, जो कि एक युद्धपोत है। आगे बात करें तो ए ऑप्शन है कनाडा, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है पेरू और डी ऑप्शन है ब्राजील। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूस देश की जो नौसेना दिवस की परेड थी उसमें भारतीय युद्धपोत जो है INS तबर, इसको शामिल किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं INS तबर, ये भारतीय INS तबर है जिसको रूस की जो सेना की जो परेड थी, नौसेना दिवस की जो परेड थी उसमें शामिल किया गया था। तो हाल ही में रूस की जो नौसेना दिवस परेड हुई उसमें भारतीय युद्धपोत INS तबर शामिल हुआ। INS तबर का जो निर्माण है वह रूस के द्वारा ही किया गया था, यानी कि जो निर्माण किया गया था वो रूस के द्वारा ही किया गया था, जिसे साल 2004 में भारतीय नौसेना को सौंपा गया था, यानी कि 2004 में भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया गया था। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? यानी कि अभी पेरिस जो ओलंपिक है वो चल रहे हैं, पेरिस के जो ओलंपिक हैं पेरिस में आयोजित किए जा रहे हैं और उसमें मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता हुआ है? तो ए ऑप्शन है स्वर्ण, बी ऑप्शन है रजत, सी ऑप्शन है कांस्य और डी ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता हुआ है। आगे अगर हम बात करें तो भारत ने पेरिस 2024 ओलंपिक में भाकर, यानी कि जो भाकर हैं इन्होंने, मनु भाकर, इन्होंने पेरिस 2024 ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता हुआ है और वह ओलंपिक में शूटिंग में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। यानी कि जो इससे पहले ओलंपिक शूटिंग में कोई भी महिला ने कोई भी पदक नहीं जीता हुआ था, तो मनु भाकर जो है वह ओलंपिक में शूटिंग में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। आगे अगर बात करें तो 22 वर्षीय मनु भाकर ने 8 महिलाओं के फाइनल में 221.7 का स्कोर बनाकर तीसरा स्थान हासिल किया और इन्होंने कांस्य पदक जीता हुआ है। बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। तो जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया की जो ओह ए जिन है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और ये फर्स्ट पोजीशन पर रही, यानी कि गोल्ड मेडल किसने जीता? तो जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया है वहाँ की ओह ए जिन जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और जो मनु भाकर हैं ये कांस्य पदक जीत करके तीसरे स्थान पर रही हैं। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं, अगर आपको तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन वो आप तक जरूर पहुँचे। और कोई भी अगर वीडियो से रिलेटेड सुझाव है तो उसके लिए कमेंट जरूर करें, कमेंट सेक्शन में आप अपना सुझाव दें ताकि आने वाली जो भी वीडियो हैं उसमें हम और अधिक बेहतर करने का प्रयास करें। धन्यवाद।